नमस्कार साथियों, मैं रवि वर्मा आप सभी का एपेक्स कैरियर मेकर में स्वागत करता हूं। हम लोग बीएसीसी के द्वारा आयोजित जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के हल प्रश्न पत्र आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो पीवाईक्यू सीरीज में आज आप सबों के समक्ष है अंचल निरीक्षक। मूलतः ये परीक्षा अब बीपीएससी कंडक्ट कराती है, लेकिन 2014 में 2014 में ये परीक्षा जो थी वो बीएससीसी ने कंडक्ट कराया था। यहाँ पर हेडिंग बीपीएससी है, देखकर इसे कंफ्यूज मत होइएगा। ये परीक्षा बीएससीसी ने कराया था और यह पद जो है वो प्रमोटेड पोस्ट है। तो यह यह जो था एक डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन था, एक विभागीय परीक्षा थी, डिपार्टमेंटल परीक्षा थी। ठीक है। और इसमें भी बीएसएससी की जो परंपरागत पाठ्यक्रम है उसी को लेकर प्रश्न पूछे गए थे। 100 प्रश्न थे जीएस में। मैंने प्रश्न को काफी स्तरीय पाया और मैं ये महसूस करता हूं कि बीएसएससी के द्वारा आने वाले दिनों में जो बीएसओ की परीक्षा है, एएसओ की परीक्षा है या इस तरीके के जो ग्रेजुएट लेवल के अन्य परीक्षाएं होंगी, तो हो सकता है कि इससे इंस्पायर्ड क्वेश्चंस आ सके। तो पीवाईक्यू सीरीज अब बिना देर के हुए आगे बढ़ते हैं और बीएसएससी के द्वारा ही आयोजित जो परीक्षा है अंचल निरीक्षक की, उसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान रहे, परीक्षा 2014 में हुई थी। वर्तमान सितंबर 2014 के अनुसार लोकसभा और उसके बाद ये 16, 15, 14, 13 ऐसे करके इनका क्रम दिया हुआ था। जैसे मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन से इंस्पायर्ड आप क्या लिख सकते हैं। तो अभी वर्तमान यानी 2026 में जो लोकसभा बढ़ रही है वो 18वीं लोकसभा है। ठीक है। इंटरेस्टिंगली 2025 का जो इलेक्शन हुआ बिहार में विधानसभा के, तो बिहार विधानसभा की जो इलेक्शन उसमें वो भी 18वीं है। और केंद्र स्तर पर आप आपसे कभी कभी यह भी पूछ देता है कि जो राष्ट्रपति हैं या फिर प्रधानमंत्री हैं या उपराष्ट्रपति हैं, इनका क्रम क्या है ना, इनका क्रम क्या है। ठीक है। तो ये भी प्रश्न कितनी दफा पूछ देता है। ठीक है। राज्यों में भी बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं इनका क्रम क्या है, व्यक्तिगत ये कितनी दफा, आपको पता ही होगा हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स में जगह दिया गया है ना। लगातार मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं इन वजह से। ठीक है। तो यह प्रश्न हमें यह हिंट्स दे रहा है कि जो प्रमुख घटनाएं हैं उनको ध्यान में रखना है, उनका क्रम भी ध्यान में रखना है। आप स्पीडी बुक में जाएंगे तो पहले ही पेज में यह दिया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ये तो बहुत सरल प्रश्न था। तो कोई भी जब आप सेट उठाते हैं तो कुछ प्रश्न तो ऐसे मिलते ही हैं जो बहुत ही शानदार होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, आसान होते हैं। तो उनमें से एक क्वेश्चन ये था। अगला प्रश्न है, भारत संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भाषा यहाँ पर जो बताया वो सीधे अध्यक्ष पूछा, लेकिन अध्यक्ष भी दो क्रम में बने थे। एक मैं बता दूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उनमें इन्हें परमानेंट अध्यक्ष चुना गया था। ऐसी जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, तो अस्थाई तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3
देखिए, जो आप PYQ सीरीज अगर लगातार फॉलो करते रहे होंगे तो कुछ हिस्सा ऐसा है जहां से खूब सवाल बनता है। जैसे बेसिक बात है, जितने भी भाग हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद या जितनी भी अनुसूचियां हैं, उनके हेडिंग को आपको जरूर जानना चाहिए कि उनका संबंध जो है वो किस चीज को लेकर है। तो अनु भाग 3 जो है, जिसमें अनुच्छेद संख्या 12 से 35 की चर्चा की गई है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई है। फंडामेंटल राइट्स का मतलब यहां पर हो गया बुनियादी अधिकार। मौलिक अधिकार शब्द भी इस्तेमाल करता है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार जो शुरुआत में था वो क्या था, कितनी थे, 7 थे, है ना, जो बाद में हो गए 6। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन गया अनुच्छेद 300 के अंतर्गत, लेकिन अब क्या है, ये 6 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो बुनियादी अधिकार। चलिए, इस क्वेश्चन से हमें इंस्पायर्ड हुआ कि जितने भी भाग हैं उनके विषय को जानना चाहिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची भाषा से है, आधिकारिक भाषा। तो मैं बता दूं कि 8वीं अनुसूची में सबसे शुरू में 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं। ठीक है, और इन 14 भाषाओं के साथ साथ धीरे धीरे ये 8 और एड ऑन होके अंत में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं, 22। और बिहार बिहार की कौन कौन सी भाषा है, एक तो आप ये समझें कि हमारी जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं का स्थान है उसमें तो हिंदी तो है ही। अब बिहार में हिंदी तो बोली ही जाती है, लेकिन बिहार की जो 2 महत्वपूर्ण भाषाएं, बिहार का दूसरा राजकीय भाषा हिंदी के अलावा वह है उर्दू, वह भी शामिल है। और साथ ही साथ मैथिली शामिल है, मैथिली। ठीक है, तो कभी कभी आपसे ये पूछेगा कि हमारी जो 14 भाषाएं हैं वो किन किन राज्यों में बोली जाती है, ये आपको ध्यान में रख लेना है ना। जैसे बोडो हो गया, डोगरी हो गया, इस तरीके की जो भाषाएं हम उत्तर भारत में रह के नहीं जानते हैं, उन उन भाषाओं को जो अलग, ये जितनी 22 भाषाएं हैं और इनके जो संबंधित राज्य हैं, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, सवाल पूछ सकता है। साथ में साथ जो संविधान संशोधन संख्या है, जिसकी वजह से ये सभी भाषाएं शामिल की गई हैं, उनको भी क्या करना चाहिए, जान लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको सरलता से समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निर्वाचक मंडल होता है। अब जैसे देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, जो अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है, तो उसमें जो निर्वाचक मंडल होते हैं, यानी कि जो वोटर्स होते हैं, वो कौन होते हैं। ठीक है, निर्वाचक मंडल का मतलब जो वोटर्स हैं, और ये वोटर्स जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, है ना, या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में जो भाग लेते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा, तो ये राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं वो वाइस प्रेसिडेंट में भाग ले रहे हैं, है ना। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा की जो निर्वाचित, मैं आपको यहां बता दूं, निर्वाचित वो सभी क्या भाग ले रहे हैं, प्रेसिडेंट में भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या हो गया, यही डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख, यानी कि राज्य के विधानमंडलों में जो भी बिल्स पास होते हैं वो किनके नाम से होते हैं, तो ये है आपको राज्यपाल। तो कार्यकारी प्रमुख राज्य सरकार का, अगर मैं आपको बताऊं कि भारत के जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं, भारत देश का, है ना, तो वो होता है राष्ट्रपति। किसी भी दूसरे देश के साथ कोई भी समझौता राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, ना कि प्रधानमंत्री से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली के शीर्ष पर कौन है।
ठीक है, पंचायती राज अधिनियम बिहार सरकार का 2006 वाला जरूर देख के जाइए, वहां से सवाल खूब पूछा जा रहा है। हर साल बीएसएससी 3-4 सवाल डाल देता है। तो सबसे पहला तो जिला स्तर 1 नंबर पर है, दूसरे स्तर पर पंचायत समिति, ठीक है, और तीसरे स्तर पर ग्राम सभा। शीर्ष में पूछा जिला परिषद, ये सबसे ऊपर होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9, यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति उपलब्ध ना हो तब भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करता है। देखिए एक सिचुएशन तो ऐसा बना भी था भारत में कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं थे, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो क्या है, वो काम करते हैं, तब भारत के राष्ट्रपति के रूप में वो काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये खायर की ऑर्डर बना हुआ है। भारत की संसदीय प्रणाली में कार्यकारी है के अधीनस्थ किसके, भारत का जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली, ये किसके अंतर्गत, तो देखिए विधायिका, न्यायपालिका, प्रेस, ये सब अलग अलग है। विधायिका, भारत की जो संसदीय प्रणाली है, मूलतः संसद का काम क्या होता है, कानून बनाना, विधेयक सब आप जो सुनते होंगे, कानून निर्माण करना, कानून निर्माण करना। आपको मैं बता दूं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है लॉ मेकर, राइट। तो यहाँ पर विधायिका इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों को दिया जाता है। प्रश्न बहुत ही सरल है, अभी कुछ देर पहले हमने बात भी की थी। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकार दिए जाते हैं, तो पहले 7 थे, अब कितने हो गए, 6 मौलिक अधिकार हो गए। इन 6 मौलिक अधिकारों में क्या है, वाणी एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र घूमने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता और पेशे की स्वतंत्रता। ठीक है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12, ठीक है, इसमें चर्चा की गई है 6 अधिकार है। ठीक है, पहले 7 थे, अब 6। बहुत बेसिक सवाल पूछा है। अगला प्रश्न है, हिमालय में एक छोटा सा राज्य, देखिए एम्बिक्यूटी है थोड़ा सा यहाँ की भाषा में, एक छोटा सा राज्य जो भारतीय संरक्षित है। तो देखो अब नेपाल, सामान्यतः हम जो बात कहते हैं राज्यों के लिए तो दिमाग में आता है, और उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं ये सिक्किम को कह सकते हैं कि, लेकिन सिक्किम क्या है, भारत का हिस्सा है, भारत के अंतर्गत एक राज्य है। तो देश अगर लिखता तो ज्यादा सटीक रहता। भूटान जो है वो भारत के द्वारा संरक्षित है। आपको मैं बताऊं कि भूटान की बहुत सारी जो नीतिगत सहायता में भारत की मौजूदगी देखने को मिलती है। सुरक्षा में हम यहाँ पे खड़े हुए नजर आते हैं, हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं वो भूटान को सुरक्षा देते हैं। तो यहाँ पर भूटान उत्तर हो जाएगा। भूटान भारत से 3 तरफ से घिरा हुआ है। भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। महान्यायवादी कहते हैं, अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है महान्यायवादी, महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या है, अटॉर्नी जनरल, वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अगर इसकी संवैधानिक स्थिति देखें तो अनुच्छेद 76 के तहत ये बात होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का वेतन किस फंड से लिया जाता है, तो कॉन्सोलिडेटेड फंड, समेकित निधि या संचित निधि। ठीक है, संचित निधि, संचित निधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहां पाया गया है। कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है, अगर आप देखें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ठीक है, निर्देशक सिद्धांत, निर्देशक सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या है कि एक राज्य
जैसे जैसे मजबूत स्थिति में जाएगा, वैसे वैसे अपने नागरिकों को सुख सुविधा, सुरक्षा, अच्छा जीवन स्तर मुहैया कराएगा। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है वो बाध्यकारी होता है कि वो किसी भी हाल में देना हो। लेकिन कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है उसमें यह एक कुछ हद तक छूट है। आपको मैं बता दूं, इंदिरा गांधी की जो सरकार थी और इमरजेंसी के आसपास की बात है, तो उस समय इस सिद्धांत को थोड़ा ज्यादा मजबूत दिया गया, करने की कोशिश की गई थी 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। जबकि जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, जो कंपल्सन था कि सरकार को ये डिलीवर करना ही होगा आम नागरिकों को, उसे थोड़ा हल्का करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो निर्देशक सिद्धांत हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग जो है वो केंद्र राज्य संबंध को लेकर है। सरकारिया आयोग जो है वो केंद्र राज्य संबंध को लेकर है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में किस प्रकार का संबंध हो सके, इसको लेकर यहाँ पर स्थापित की गई थी 1983 में। 1983 में ये आयोग बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है? तो संसद की जो संयुक्त बैठक है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, इन दोनों को एक साथ लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो अध्यक्षता करते हैं। अगर ये नहीं तो कोई और जो उपाध्यक्ष हो सकता है या उस हाउस में जो किसी को भेजा जाए। ठीक है, आपको मैं बताऊं कि संयुक्त जो सत्र होता है उसको संबोधन राष्ट्रपति करता है। इससे संबंधित 3-4 सवाल बनता है जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसद इनके द्वारा होता है। संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो बी नंबर विकल्प, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल सवाल। सदस्यों की संख्या जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किया जाता है वो है 12, जिनका संबंध कला से हो सकता है, खेल से हो सकता है, लोक सेवा से हो सकता है, साहित्य से हो सकता है। ठीक है, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, यानी कि जो हमारी जितने भी आर्म फोर्सेज हैं उनके जो सुप्रीम कमांडर है वो प्रेसिडेंट होते हैं। एक कोऑर्डिनेटिंग पोस्ट बनाया गया है, चीफ डिफेंस स्टाफ। बहुत पहले एक न्यूज में थे बिपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और वो देहांत हो गए थे, वो पहले सीरियस थे। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये साइंस का क्वेश्चन जीएस में एक आ गया है ना। तो मैं आपको बता दूं, सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसका अंतिम उत्पाद जो है वो ग्लूकोज है, C6H12O6। ये भी एक सवाल था साइंस स्पेशल वाले क्वेश्चन में, मैंने इसे कराया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्तनपायी जो उड़ सकता है और वह एकमात्र है चमगादड़। चमगादड़ एक ऐसा स्तनपायी, स्तनपायी का मतलब ऐसा जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाता हो या जो बच्चे को सीधे सशरीर जन्म देता हो। और देखो एक तरीका ये भी होता है कि अंडा देता है, फिर उसके बाद बच्चे बाहर निकलते हैं, है ना, तो वो दूध नहीं पिलाते हैं। तो स्तनपायी यानी कि जो अपने बच्चे को स्तनपान कराए, तो चमगादड़ है जो उड़ सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, व्हेल मछली भी एक स्तनपायी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी। और मैं ऐसा मानता हूं कि 2026 की जो भी कोई परीक्षा होगी, वंदे मातरम से एक सवाल हो सकता है, क्योंकि इस साल 26 जनवरी 26 जनवरी 2026 का जो हम लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाया उसका थीम था। हमने वंदे मातरम के 150 वर्ष वो सेलिब्रेट कर रहे हैं 2025 से 2026 के बीच में, है ना। तो वंदे मातरम से बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो छोटा सा बनाया है, उसको आप लोग देखेंगे। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने, लेकिन इसे सबसे पहले गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। देखिए, अगर राज्यों में राजधानी पूछे
तो मुझे लगता है कि बड़ा अजीब है, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स स्टेट हैं, उनकी राजधानियां देखने को मिली है कि लगातार पूछता है, तो उसे थोड़ा आप लोग को देखकर जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? उस समय के हिसाब से 2014 में हामिद अंसारी थे। ठीक है, अभी अभी 2026 में आपको मैं बता दूं कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो बदले भी हैं, 15वें क्रम में बने हैं। आपको इनको भी ध्यान देख कर जाना चाहिए, कहीं सवाल एक ऐसा पूछ भी दे। किस देश ने वर्ष 2014 का फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी? उस वर्ष, ये करंट अफेयर्स के सवाल से लिया गया था, उस वर्ष तो ब्राजील में हुआ था, है ना। अभी जो वर्तमान में फीफा विश्व कप का स्थान है उसको देखे जाना चाहिए, जो 2-3 देश मिलकर कर रहे हैं अमेरिका के साथ। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत की धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इनकी एक पुस्तक थी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। जिस दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उदारवादी प्रवृत्ति के नेता थे, है ना। साथ में साथ इनके साथ ये भी एक बात है कि ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राजा के काल में सारनाथ का शीर्ष स्तंभ पाया गया था? अशोक के समय में ऐसा हुआ था, और यही हमने अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसे अपनाया है। वैदिक देवता इंद्र, वैदिक देवता इंद्र किस चीज के देवता है? तो वैदिक देवता इंद्र जो है वर्षा एवं मेघ गर्जन के देवता है। तो ऋग्वैदिक काल में बहुत सारे देवी देवता हैं जिसे हम लोग पूजते हैं, जिनका नाम ऋग्वेद में बड़ी इस्तेमाल किया गया है। तो अलग अलग देवता हैं, जैसे अग्नि, जैसे अग्नि प्रमुख देवता थे, और अग्नि जो है वो मनुष्य और मनुष्य एवं देवता, मनुष्य एवं देवता के बीच कड़ी का काम करते हैं। जैसे कोई भी चीज आप अर्पण करते हैं, है ना, तो वो अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंचता है। तो मैसेंजर ऑफ अदर गॉड अग्नि को माना जाता है। आग तो है ही, साथ ही साथ आपको अन्य देवताओं को भी देखा जाता है, जैसे वरुण, है ना। इस तरीके से कभी कभी पूछता है पूषण पशुओं के देवता मरुत, आंधी तूफान सोम वनस्पति के देवता वरुण, पृथ्वी और सूर्य की निर्माता। इस तरीके से इंद्र को, एक इंटरेस्टिंग है, जब आप 12th हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें पहला चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें कहा गया कि अलेक्जेंडर कनिंगम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला डायरेक्टर जनरल, वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे खत्म हो गया। तो उनके उसके हाथ में लगी एक ऋग्वैदिक लिटरेचर जिसमें वो पढ़ रहा था, और इंद्र को युद्ध के देवता के रूप में बताया गया था, है ना। तो उसने कहा कि संभवतः इंद्र की वजह से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवनिर्मित तेलंगाना राज्य 2014 में बने थे, और उस समय एक के चंद्रशेखर राव, हालांकि अभी तो रेवंत रेड्डी है, के चंद्रशेखर राव बीएनएस पार्टी है शायद उसी के थे। संयुक्त राष्ट्र संगठन का प्रमुख अंग नहीं है। आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका हेडक्वार्टर हेग में है ना, सुरक्षा परिषद महासभा, इवन का महासभा अमेरिका, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये प्रमुख अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संगठन के 6 प्रमुख अंग हैं, और इस 6 प्रमुख अंग में आईएलओ का नाम, आईएलओ का नाम नहीं आता है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेड क्लिफ लाइन किन राज्यों के बीच में है? रेड क्लिफ लाइन, तो भारत और जो भारत के पड़ोसी जितने भी देश हैं उनके बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसे जरूर जानना चाहिए। 15 अगस्त 1947 के बीच भारत और पाकिस्तान, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन बना था। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन बना था। भारत और चीन के बीच मैकमोहन है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जेम्स वाट का आविष्कार क्या है? भाप इंजन है,
जेम्स वाट का क्या है, रोटरी भाप इंजन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है? गबन तो बहुत शानदार कहानी है, गोदान भी कहानी है, मानसरोवर कहानी है। आपको मैं बता दूं, गाइड, गाइड जो है वो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, और आर के नारायणन के द्वारा ये लिखा गया है। इस इस उपन्यास पर एक फिल्म भी बनी थी सेम नाम से, वो भी काफी हिट हुई थी, देव आनंद उसमें हीरो थे, है ना। मुंशी प्रेमचंद द्वारा गाइड लिखी गई थी, सॉरी, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा गबन, गोदान, मानसरोवर इत्यादि लिखी गई है, लेकिन गाइड जो है वो अंग्रेजी भाषा में आर के नारायणन के द्वारा लिखी गई है। आर के नारायणन के भाई आर के लक्ष्मण जो जाने माने कार्टूनिस्ट थे। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है, जिसे सभ्यता एवं संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, कल ही मैं बता रहा था कि दो तरीके के गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, एक शांतिकालीन और एक युद्ध के समय में। तो यहाँ पर पूछा है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो युद्ध के समय में दिया जाता है वो है परमवीर चक्र, वीर चक्र, फिर महावीर चक्र, कुछ इस तरीके से क्रम बनता है। और शांतिकालीन में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अशोक चक्र है। इस साल अशोक चक्र जो है शुभांशु शुक्ला को दिया गया है। अगला है, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, खेल प्रशिक्षक को। इससे संबंधित 3 पुरस्कार हैं। एक पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसे कहा जाता था, उसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। एक अर्जुन पुरस्कार होता है, और एक द्रोणाचार्य अवार्ड होता है जो प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अगला है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडारनायके जो श्रीलंका की है वो है। द्वितीय क्रम में किसी देश की प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी का नाम लिया जाता है। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी? मैं आपको बता दूं कि लीला सेठ भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ऐसे आपको यह जानकर, ये भारत में प्रथम या विश्व में प्रथम करके जो विविध का एक सेक्शन है, वहां से ये सवाल लिया जाता रहा है। आपको एक चीज और जानना चाहिए, जबकि न्यायमूर्ति अगर लिया जाए सर्वोच्च न्यायालय के, तो फातिमा एम बीवी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वर्ष 2014 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो उस वर्ष जो प्रश्न, अब देखना है तो ग्लासगो में हो रहा है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में किन बेतवा नदी लिंक को मंजूरी दी है? किन राज्यों को यह नदी जोड़ता है? किन राज्यों को ये नदी जोड़ता है? केन बेतवा, बेतवा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में है, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये भी उस समय के करंट अफेयर्स है, लेकिन योजनाओं को तो जानना चाहिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, ये क्या है कि सभी जितने भी कामगार हैं, जितने भी गरीबी रेखा के नीचे के परिवार हैं, उनको किसी भी तरीके से बैंक खाता उपलब्ध कराया जाए। यदि कल होके सरकार कुछ मदद भी करना चाहे तो उन्हें उनके पास पहुंच सके, डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। प्रधानमंत्री जन धन योजना, आपको मैं बता दूं, इसके पहले की भी गवर्नमेंट ने प्रयास किया था, इन 2014 के पहले, और 2014 में भी ये बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट है जिसे राष्ट्रमंडल खेल 2014 में एक पदक मिला था? दीपा कर्माकर है, दीपा कर्माकर। अगला है, निम्नलिखित प्रतियोगिता में किसमें भारत को राष्ट्रमंडल खेल में अधिकतम स्वर्ण? वो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ठीक है, उसमें उस वर्ष जो है दीपा कर्माकर को शायद उसमें संभवतः निशानेबाजी में मिला था, इसे थोड़ा देख लेना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ईवी करंट अफेयर से जुड़ा, भारत और किस देश के बीच शांति और मैत्री संधि 1950 को अद्यतन करने की सहमति प्राप्त हुई है, यानी थोड़ा सा अपग्रेड करने की? तो नेपाल के साथ हुआ था। आपको बताऊं कि नेपाल के साथ कुछ समझौते जो हुए हैं, जैसे एक समझौता हुआ है 1816, ये भी सवाल पूछता रहा है, जिसे हम कहते हैं सुगौली की संधि। ठीक है, सुगौली की संधि।
ठीक है, ये पूछता है रहा है। अब उसके बाद से 1950। ठीक है, अगला। कौन से महाद्वीप में इबोला के प्रकोप से मौत? अफ्रीका में हुआ था। इबोला एक विषाणु है उससे। किसी तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर, तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर उस समय सानिया मिर्जा को बनाया गया था, वहीं से है ही, हैदराबाद से। ठीक है। ब्रिक्स राज्यों में नहीं शामिल है, ये तो अभी न्यूज में भी है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले जो है ब्रिक मतलब था ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। बाद में एड ऑन हुआ साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राजील। लेकिन ये जो थे, इनके अतिरिक्त अभी 5 सदस्य और बने हैं। ठीक है, और इनकी अपनी एक मुद्रा हो, इसी को लेके तो पूरी दुनिया में अभी हड़बड़ाहट चल रही है। देखो, कनाडा इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था 1882 ईस्वी में। ये क्या हुआ था? पब्लिश हुआ था 1882 में ये पब्लिश हुआ था, 1802 में। जबकि 1875 में वंदे मातरम लिखा जा चुका था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक हिंदी लेखक फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा नहीं? बिहार के जितने भी, जैसे रामधारी सिंह दिनकर हो गए, फणीश्वरनाथ रेणु हो गए, गोपाल सिंह नेपाली हो गए, बिहार में जितने भी साहित्यकार हैं उनकी कृतियों को देखकर जाए, क्योंकि बिहार की परीक्षा है, बिहार से लोगों को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फणीश्वरनाथ रेणु की जो पुस्तक है प्रति परी कथा, इसके अंतर्गत ये जिस जगह से आते थे उत्तर बिहार में, जहाँ कोशी जो है वो बहुत ही हड़कंप मचाता था। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये तो बात आपको ज्ञात ही है। तो वहां से डैम बनना और कैसे वो एक पूरा एरिया जो बेकार था अब वहां पर चेंज आ रहा है, तो एक परी कथा जैसा है, बड़ा बढ़िया पुस्तक है। ऐसे मैं आपको बता दूं कि जो फणीश्वरनाथ रेणु की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, वो मानी जाती है मैला आंचल। ऐसे मारे गए गुलफाम भी काफी प्रसिद्ध रही, जिससे जिस पर फिल्में भी बनी। एक और इनकी पुस्तक मुझे याद आती है, पलटू बाबू रोड। तो बहुत सारी पुस्तकें हैं जो फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखी हैं। गीतांजलि 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, गोदान प्रेमचंद के द्वारा, राग दरबारी श्री लाल शुक्ल के द्वारा। तो ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जानना चाहिए। अगला, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता है? मैं आपको बता दूं कि दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में जो संगम युग है उसमें ये काफी प्रसिद्ध रहा। तो संगम साहित्य में जो व्यापारी वर्ग है, संगम साहित्य में जो व्यापारी वर्ग हैं, उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वेल्लार। क्या इस्तेमाल किया जाता है? वेल्लार। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं। कुल मिलाकर 100 प्रश्न पूछे गए हैं पहले सेगमेंट में। हम लोगों ने कोई 51 प्रश्न देखे। इसके बाद अगले सेगमेंट पे पार्ट 2 में बाकी बचे हुए प्रश्नों के साथ मैं आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।